दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में सबसे खतरनाक और हाईली स्किल्ड मिलिट्री कमांडर कौन सा है और आपके जहन में नेवी सील्स का नाम ना आए, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्हें हर हालात के लिए तैयार किया जाता है, चाहे वो आसमान में हो या फिर पानी में। जब दुनिया के सबसे खतरनाक और इम्पॉसिबल लगने वाले मिशन सामने आते हैं तो इन्हें ही भेजा जाता है। और आज की इस मूवी में भी हम इन्हीं को एक ऐसे मिशन पर जाते देखेंगे जहां एक CIA एजेंट को मैक्सिकन स्मगलर्स के चंगुल से जिंदा निकालना होता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये लोग इस मिशन से जिंदा लौट पाएंगे और इस ऑपरेशन की असली कीमत क्या होगी? आइए देखते हैं आज की इस जबरदस्त एक्शन थ्रिलर मूवी एक्ट ऑफ वैलर में। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है फिलीपींस से, जहां हमें एक आइसक्रीम वैन को तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाया जाता है। यह वैन सीधा जाकर एक स्कूल के सामने रुकती है, जहां सभी बच्चे आइसक्रीम खाने के लिए वैन की ओर दौड़ पड़ते हैं। वहीं फिलीपींस का एम्बेसडर भी अपने बच्चे को लेने के लिए वहां आया होता है। तभी उसका बच्चा भी आइसक्रीम खाने के लिए जिद करने लगता है। लेकिन जैसे ही एम्बेसडर अपने बच्चे को लेकर वैन के पास पहुंचता है, वहां एक भयानक बम ब्लास्ट हो जाता है, जहां कुछ ही सेकंड में सैकड़ों मासूम बच्चे मारे जाते हैं। और दोस्तों, इस बम ब्लास्ट के पीछे शबाल नाम का एक रूसी आदमी होता है, जो रूस में रहकर ये सारे ऑपरेशन चलाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक रेस्टोरेंट में दो मरीन सोल्जर रोर्क और कैप्टन डेव को देखते हैं। दरअसल रोर्क के जल्द ही पिता बनने वाला होता है और इसी खुशी में वह कैलिफोर्निया बीच में अपनी फैमिली के साथ समय बिताने वाला होता है। वह डेव को भी अपनी फैमिली लेकर बीच पर आने के लिए कहता है। वहीं डेव भी मान जाता है, क्योंकि कुछ दिनों बाद उन्हें वैसे भी मिशन पर वापस जाना होगा। अगले दिन हम दोनों के फैमिलीज को बीच में एंजॉय करते देखते हैं। वहीं रॉर्क और डेव भी सर्फिंग करने के लिए निकल पड़ते हैं। दरअसल रॉर्क और डेव में बचपन से ही भाईचारा था। वे दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे, चाहे हालात जैसे भी हों। अब सीन शिफ्ट होता है कोस्टा रिका में। वहीं हम क्रिस्टो को देखते हैं। दरअसल क्रिस्टो यहाँ बच्चों का अनाथालय चलाता है और क्रिस्टो हर एक बच्चे पर जान न्यौछावर करता है। ऐसे आपको भी लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। दरअसल क्रिस्टो एक भयानक ड्रग माफिया है और यहाँ पर वह सोशल वर्क भी इसलिए कर रहा है ताकि समाज में उसका अच्छा इमेज बना रहे। दूसरी तरफ हम उसी अनाथालय में जीना को देखते हैं, जो कि एक नर्स है और बच्चों की मेडिकली देखभाल करती है। दरअसल दोस्तों, यहाँ भी सच्चाई कुछ और ही है। दरअसल जीना भी कोई नर्स नहीं है, बल्कि एक CIA एजेंट है, जिसे क्रिस्टो पर नजर रखने के लिए यहाँ नर्स बनाकर भेजा गया है। लेकिन क्रिस्टो को इस बात का दूर दूर तक कोई खबर नहीं होती। उसे यही लगता है कि जीना एक नर्स है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहां जीना से मिलने के लिए उसी का एक CIA फ्रेंड आया होता है। वही वो जीना से पूछने लगता है कि कुछ पता चला या नहीं। वहीं जीना बताती है कि साला क्रिस्टो तो यहाँ एक अनाथालय खोलकर बैठा है और समाज सेवा करने का ढोंग कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जरूर क्रिस्टो और शबल का कोई न कोई लिंक तो जरूर है। कहीं न कहीं यह हाल ही में हुए बम ब्लास्ट के पीछे भी इन्हीं दोनों का हाथ है। साथ ही यही दोनों मिलकर यह पूरा ड्रग माफिया नेटवर्क भी चला रहे हैं और जल्द ही कुछ बड़ा करने वाला है। इसी दौरान क्रिस्टो का खबरी उनकी तस्वीर खींच लेता है। अगली सुबह जेना और उसका CIA फ्रेंड आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनका अपार्टमेंट का कॉलिंग बेल बज उठता है। लेकिन जैसे ही उसका CIA फ्रेंड दरवाजा खोलने जाता है, कोई उसे गोली मारकर उसका भेजा उड़ा देता है। वे हमलावर सीधा अंदर आकर जेना को पकड़ लेते हैं और उसे बुरी तरह पीट कर बेहोश कर देते हैं। फिर उसे एक कारपेट में लपेट कर अपने साथ ले जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि जेना को एक घने जंगलों के बीचों बीच एक सीक्रेट कैंप में रखा गया है। उन लोगों ने बेचारी को इतना पीटा है कि उसके चेहरे का हाल बहुत बुरा हो चुका है। इसी बीच क्रिस्टो कॉल पर उसे धमकाते हुए कहता है, मुझे पता है तुम कोई डॉक्टर नहीं हो और यह भी पता है कि तुम किसके लिए काम करती हो, तो ज्यादा शानी बनने की कोशिश मत कर। जो कुछ भी पता है सीधा सीधा बता दे, वरना मेरे पास और भी तरीके हैं तुमसे बात उगलवाने के लिए। चूंकि जेना एक ट्रेंड CIA एजेंट थी, वह इतनी आसानी से मुंह खोलने वाली नहीं थी। वह उल्टा क्रिस्टो को चैलेंज करने लगती है। ये देख क्रिस्टो अपने गुर्गों को साफ साफ कह देता है कि इसे इतना टॉर्चर करो कि इसे धरती पर ही नर्क नजर आ जाए। दूसरी तरफ नेवी सील के हेडक्वार्टर तक CIA एजेंट के किडनैप होने की खबर पहुंच जाती है। खबर मिलते ही चीफ कर्नल सभी टॉप मरीन सोल्जर्स की छुट्टियां रद्द कर देते हैं और उन्हें तुरंत मिशन पर वापस बुला लेते हैं।
वहीं कर्नल सभी सोल्जर्स को ब्रीफिंग में सिचुएशन को समझाते हुए कहता है कि 3 दिन पहले हमारे एक CIA एजेंट को अगवा कर लिया गया है, जबकि एक मारा जा चुका है। हमें खबर मिली है कि इस काम के पीछे मिखाइल ट्रॉयकाविच उर्फ क्रिस्टो का हाथ है। साथ ही ये बंदा दुनिया भर में स्मगलिंग और हथियारों का बड़ा रैकेट चलाता है। रिसेंटली हमें यह भी पता चला है कि इसके साथ ही अब्बू सबाल नाम का एक रूसी बंदा भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये दोनों मिलकर अमेरिका के खिलाफ कुछ बड़ा प्लानिंग कर रहा है और शायद मिस जेना को इस प्लानिंग के बारे में कुछ पता चल गया था, इसलिए उसको अगवा किया गया है। हमारे सोर्स के अनुसार जेना को एक घने जंगल में बंदी बनाकर रखा गया है। अब मिस जेना को जिंदा वापस लाना तुम लोगों की जिम्मेदारी है। ये सुनने के बाद वे लोग आपस में प्लानिंग बनाकर जेना को रेस्क्यू करने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं लोकेशन पर पहुंचने के बाद घने जंगल के बीचों बीच सोल्जर्स स्काई डाइविंग करते हुए नीचे उतरते हैं। नीचे लैंडिंग के बाद वे लोग लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन कुछ दूर आगे जाकर उन्हें खतरे का आभास होने लगता है और वे तुरंत बेस में कांटेक्ट करते हैं। वहीं बेस से जवाब आता है कि तुम टारगेट के बहुत नजदीक पहुंच चुके हो, कल सुबह बैकअप के आने तक वहीं होल्ड करो। वहीं अगली सुबह हम 2 बड़े हेलीकॉप्टर से बैकअप टीम को अनलोड होते हुए देखते हैं, जहां सोल्जर्स को एक स्पीड बोट में उतारकर पानी में लैंड कराया जाता है। उतरते ही चीफ सोल्जर मशीन गन को सेटअप करने लगते हैं और आसमान में एक ड्रोन उड़ा दिया जाता है ताकि ऊपर से हर चीज को मॉनिटर किया जा सके। वहीं ब्लैक बेयर टीम दूसरी टीम से संपर्क करते हुए कहती है कि तुम लोग यहाँ तक कब पहुंचोगे। दूसरी टीम का चीफ जवाब देता है कि हमें कम से कम 20 मिनट लगेंगे लोकेशन तक पहुंचने में, तब तक होल्ड करो। लेकिन तभी साला क्रिस्टो के चमचे जीना को फिर से टॉर्चर करने लगते हैं और दोस्तों इस बार तो ड्रिल मशीन से उसके हाथों को आर पार कर दिया जाता है। बेचारी दर्द से चीखने चिल्लाने लगती है। वहीं जीना की चीखने की आवाज सुनकर ब्लैक बेयर टीम आगे बढ़ने का फैसला लेती है, क्योंकि वह कमीना कभी भी उसकी जान ले सकता था। इसलिए वे लोग बैकअप टीम के बिना ही रेस्क्यू मिशन को एग्जीक्यूट करने का फैसला लेते हैं। वहीं डेव और उसका स्नाइपर वहीं रुकने का निर्णय करते हैं और बाकी टीम मेंबर्स को आगे भेज देते हैं ताकि वे दूर से कवर दे सकें और आसपास की सही निगरानी भी रख सकें। स्नाइपर दूर से हर एक गार्ड की लोकेशन और पोजीशन को मॉनिटर कर रहा होता है। इसी बीच टीम के बाकी मेंबर्स पानी में उतर चुके होते हैं और चुपचाप धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। डेव को भी ड्रोन की मदद से दुश्मनों की हर एक लोकेशन पता चल जाती है और वह स्नाइपर को सही दिशा में फायर करने के लिए गाइड करता रहता है। स्नाइपर एक एक करके गार्ड्स को शॉट मारना शुरू कर देता है और दोस्तों ये लोग बाहर के गार्ड्स को इतनी सफाई से खत्म करते हैं कि किसी को जरा सी भी भनक नहीं लगती कि कोई हमला हुआ है, क्योंकि हर बार जब दुश्मन शॉट लगने के बाद नीचे गिरता है तो उसका शरीर पकड़ने के लिए नदी के अंदर पहले से ही एक सोल्जर मौजूद होता है ताकि पानी में गिरने की कोई आवाज ना आए। वहीं टीम के बाकी मेंबर्स भी नदी पार करके दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं और ग्रिल काट कर सीधे अंदर एंट्री ले लेते हैं। इसी बीच स्नाइपर से एक छोटी सी गलती हो जाती है। शॉट लगने के बाद जब एक गार्ड टावर के ऊपर गिरता है तो उसके साथ उसकी पानी की बोतल भी जमीन पर गिर जाती है। इसी आवाज से सारे दुश्मन अलर्ट हो जाते हैं। बाकी सोल्जर्स तुरंत घर के अंदर घुसकर अपनी पोजीशन ले लेते हैं और तलाशी शुरू कर देते हैं। जैसे ही वे और आगे बढ़ते हैं, अचानक दरवाजे के पीछे से एक दुश्मन धड़ाधड़ गोलियां चलाने लगता है। उसकी एक गोली एक सोल्जर की आंख में लग जाती है, जिस वजह से बेचारे की आंख निकल जाता है। यह देखकर बाकी सोल्जर्स भड़क जाते हैं और अंदर घुसकर उस साले को 1 सेकंड में ढेर कर देते हैं। बाहर से स्नाइपर लगातार कवर देता रहता है। बाहर जो भी दिखाई देता है वह उसे एक एक करके उड़ा देता है। कुछ ही मिनटों में सोल्जर्स पूरा लोकेशन साफ कर देते हैं। वहीं दोस्तों चीफ को जीना बेहद गंभीर हालत में मिलती है। वह जीना से कुछ सवाल करता है और उसके मम्मी पापा का नाम पूछता है ताकि यह कंफर्म हो जाए कि यही जीना है, कोई और लड़की नहीं। जीना सही सही जवाब दे देती है। इसी दौरान कमांडर डेव जंगल की तरफ से कुछ गाड़ियों को आते हुए देखता है। वह तुरंत चीफ को अलर्ट करता है और वहां से फौरन निकलने को कहता है। चीफ जल्दी से जीना को उठाकर वहां से निकल जाता है। किस्मत से उन्हें बाहर एक गाड़ी मिल जाती है। वे तुरंत जीना को गाड़ी में लोड करते हैं और सभी लोग वहां से फौरन निकल जाते हैं।
लेकिन निकलते वक्त क्रिस्टो के लोग उन्हें देख लेते हैं और लगातार फायरिंग करते हुए उनका पीछा करने लगते हैं। वहीं टीम को भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल पा रहा था, तो टीम देव को सीधा सेकंड चेक पॉइंट में जाने को कहता है। इसी बीच फायरिंग लगातार चलता रहता है। दूसरी तरफ देव सेकंड चेक पॉइंट में एक रॉकेट लॉन्चर लेकर सीधा दुश्मन की एक गाड़ी उड़ा देता है। इसी बीच टीम दोनों को जल्दी से पिकअप करके फौरन वहां से निकल पड़ता है, लेकिन कुछ ही देर बाद दुश्मनों की ओर 3 गाड़ियां उनका पीछा करने लगते हैं। फायरिंग लगातार चलता ही रहता है। वहीं टीम सेकंड टीम को सीधा लास्ट चेक पॉइंट में मशीन गन्स लेकर रेडी रहने को कहता है। वहीं टीम लास्ट चेक पॉइंट में पहुंचते पहुंचते गाड़ी को सीधा नदी में घुसा देता है। इसी दौरान सेकंड टीम भी एंट्री लेते हुए मशीन गन से भयानक फायरिंग चालू कर देते हैं, जिससे फट के हाथ में आ जाता है और सभी छुपने लगते हैं। इसी बात का फायदा उठाते हुए सेकंड टीम पानी में बचे कुछ टीम को जल्दी से बोट में लोड कर लेते हैं और फौरन वहां से निकल जाते हैं। इसी तरह मरीन सोल्जर्स जेना को रेस्क्यू करने में सफल हो जाते हैं। रुको रुको, कहां भाग रहे हो आप लोग? असली मिशन तो अभी शुरू हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। इसके बाद हम सबल को देखते हैं, जो कि क्रिस्टो से मिलने के लिए आया होता है। वहीं क्रिस्टो उसे बताता है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर कुछ महीनों के लिए अंडरग्राउंड जाने वाला हूँ। CIA मुझे हर जगह कुत्ते जैसा ढूंढ रहा है, तो अब कुछ महीनों के लिए सब कुछ तू संभाल। वही सबल भड़क जाता है और कहता है कि अबे तू साला है क्या? एक तो तेरे नाक के नीचे से जेना को वो लोग छुड़ा ले गए और साला अब तू चूड़ियां पहनकर यहाँ से भाग जाना चाहता है। तुझे पता भी है यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने क्या क्या किया है, कितने लोगों की खून पिया है। तुझे भागना ही है ना, तो जा जाकर अपना सबल को सीधा यूक्रेन में अपने अड्डे की ओर जाते देखते हैं, जहां वह एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला बहुत ही खतरनाक सुसाइड बॉम्ब वेस्ट तैयार कर रहा है। और ये कोई साधारण बम वेस्ट नहीं है दोस्तों, ये बहुत सारे सिरेमिक बॉल से तैयार किया गया है, जिसे दुनिया का कोई भी मेटल डिटेक्टर डिटेक्ट नहीं कर सकता। और ये इतना पावरफुल है कि पूरा स्टेडियम एक ही बार में उड़ा सकता है। वहीं सबल इसे अपना सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी मानने लगता है कुछ बड़ा करने का। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है CIA का बेस कैंप में। वहीं सीनियर चीफ देव और रूट को बताता है कि रिसेंटली हमें खबर मिली है कि सबल और क्रिस्टो मिलकर कुछ बड़ा अटैक प्लान कर रहा है। सबल साले अमेरिकन को घुस के मारना चाहता है और क्रिस्टो उसका मदद कर रहा है अमेरिका में घुसने में। साथ ही हमें यह भी पता चला है कि आज सबल पश्चिमी मेक्सिको में जाकर अपने हथियारों का डील करने वाला है। इसलिए मैंने सील को 2 ग्रुप्स में बांटा है। पहला ग्रुप जाएगा मेक्सिको में, जहां सबल हथियारों का डील करने वाला है। पहला टीम का काम होगा ये देखना कि वह कितने लोग और हथियार किसे सप्लाई कर रहे हैं। टीम 2 के साथ मैं भी जाऊंगा, जहां हम साउथ स्पेसिफिक में क्रिस्टो को पकड़ेंगे। तुम दोनों को स्टैंड बाय के लिए यहीं रहना होगा, क्योंकि अगर अमेरिका के आसपास कुछ भी हो तो तुम वहां जल्दी पहुंच सको। इसके बाद टीम A सीधे मेक्सिको के लिए रवाना होती है। वे स्काई डाइविंग करते हुए समुद्र के बीचों बीच उतरते हैं और नावों के जरिए आगे बढ़ते हैं। कुछ ही देर में उन्हें पिकअप करने के लिए एक विशाल सबमरीन समुद्र की सतह पर उभरती है और टीम को सबमरीन के अंदर ले जाया जाता है। वहीं ब्रीफिंग के दौरान कमांडर साफ निर्देश देता है, टीम का काम है सबल की हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखना और हर अपडेट तुरंत बेस तक पहुंचाना। कुछ घंटों के भीतर टीम लोकेशन के पास पहुंच जाती है और उन्हें सबमरीन से बाहर निकाल दिया जाता है। वहीं दूर एक पहाड़ के ऊपर से वे लोग उनकी हर एक चाल पर नजर गड़ाए बैठे होते हैं। कुछ देर में सबल वहां लैंड करता है। वहीं सोल्जर्स देखते हैं कि इस मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए सबल मासूम बच्चों को उठाया है जो नमाज पढ़ रहे होते हैं। हथियारों का लेन देन करने के बाद सबल जल्दी से मिशन एग्जीक्यूट करने के लिए साउथ की ओर निकल पड़ता है। सोल्जर्स तुरंत बेस में ये सारी जानकारी भेज देते हैं। अब क्योंकि अमेरिका बॉर्डर की जिम्मेदारी रॉर्क और देव को दी गई थी, तो वे लोग तुरंत इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ साउथ पैसिफिक में हम क्रिस्टो को देखते हैं, जो अपने प्राइवेट यार्ड में लड़कियों के साथ मजे ले रहा होता है। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी फील्डिंग सेट करने के लिए नेवी सील पहले ही निकल चुका है। कुछ ही देर में सील उसकी यार्ड को चारों ओर से घेर लेता है और उसके चंद 2-3 गार्ड्स को तो ऐसे ही पेल देता है। बेचारो चाचा को वहीं पकड़ लिया जाता है और हमारे
हमारा चीफ कमांडर उसका इंटरोगेशन लेना शुरू कर देता है। वहीं कमांडर उसे कहता है, सुना है तुम अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हो, मैं तुम्हें बस एक मौका दूंगा बात उगलने का, वरना तुम अपनी फैमिली को फिर कभी नहीं देख पाओगे। फैमिली का नाम सुनते ही चाचा सब कुछ उगलने लगता है। वह बताता है कि सबल पिछले कुछ महीनों से एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला बहुत ही खतरनाक बॉम्ब वेस्ट तैयार कर रहा है। ये काफी सारे सिरेमिक बॉल बेयरिंग से तैयार किया गया है, जिस वजह से दुनिया का कोई भी मेटल डिटेक्टर इसे डिटेक्ट नहीं कर सकता। और हर एक वेस्ट इतना पावरफुल है कि एक स्टेडियम को उड़ाने के लिए एक वेस्ट ही काफी है, और वह अमेरिका के किसी भी कोने में जाकर मिशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इनफैक्ट ये शुरू हो चुका है और अब तक तो वे लोग अमेरिका बॉर्डर एंटर भी कर चुके होंगे। वहीं चीफ पूछता है कि तुम इसे कैसे रोक सकते हो। क्रिस्टो कहता है, मैं चाहकर भी इसे